नमस्कार। हम हिंदुस्तानी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले द्वारा मोदी सरकार द्वारा दिए जा रहे आर्थिक आधार के आरक्षण को वैध ठहराया है और इस पर अपनी मुहर लगा दी है। इसके पक्ष विपक्ष में तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग खुश हो रहे हैं, कुछ लोगों ने बहुत निराशा जाहिर की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस पर कोई बहस नहीं हो रही है कि यह फैसला संवैधानिक पीठ ने दिया, जिसमें 5 जज थे और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष थे यूयू ललित, जो अब रिटायर हो गए हैं। इस 5 जजों की बेंच ने 3-2 से अपना फैसला दिया, यानी 3 जज इसके पक्ष में थे और 2 जज इसके विपक्ष में थे। ये कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे फुटबॉल मैच है, 3-2 से जीत दर्ज हो गई। सवाल ये है कि जो 2 जज हैं जिन्होंने इसके विरोध में अपना मत दिया, उनका मत क्या था? विधि सम्मत था या नहीं था? और जो 3 लोगों ने अपने तर्क दिए, वो तर्क संविधान सम्मत, विधि सम्मत हैं या नहीं हैं, इस पर कोई बात नहीं हुई। फैसला जब भी कभी किसी भी न्यायालय का आता है तो लोग उसको अपने पक्ष विपक्ष के हिसाब से देखते हैं। कानून की कसौटी पर, नैतिकता की कसौटी पर, देश की ज़रूरतों की कसौटी पर शायद इसे कभी कसा नहीं जाता है। सबसे पहले बात ये करते हैं कि यूयू ललित की अध्यक्षता में बनाई गई इस कमेटी में जो 2 जज इसके विरोध में थे, उसमें स्वयं एक तो चीफ जस्टिस यूयू ललित थे, जिन्हें बहुत ही प्रगतिशील मुख्य न्यायाधीश कहा जाता था और इनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। और दूसरे एक मिस्टर भट्ट थे, जो भी इसके विरोध में रहे। इनके अपने तर्क हो सकते हैं कि संविधान सम्मत नहीं है और तमाम तर्क हो सकते हैं, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं। हम जिस बात पर चर्चा करना चाहते हैं और जिस बात पर चर्चा होनी चाहिए वह है कि मान लीजिए ये 2 सदस्यीय पीठ होती, जिसमें यूयू ललित होते और मिस्टर भट्ट होते, तो इसका फैसला वही होता जो उनके विचार थे, यानी ये फैसला उलट दिया जाता और आर्थिक आधार पर दिए जा रहे आरक्षण को बंद कर दिया जाता। यह भी हो सकता है कि जो 3 जज हैं जिन्होंने इस निर्णय के पक्ष में अपना मत सुनाया, वो अगर होते तो बात बनती। सवाल यह है कि ये ऐसा क्यों होता है पक्ष और विपक्ष में? आखिरकार न्यायाधीश भी एक मत क्यों नहीं हो पाते और वो एक दूसरे को संतुष्ट क्यों नहीं कर पाते? एक कहावत है, आइदर यू कन्विंस मी और कन्विंस विद मी। अगर न्यायाधीश भी इस तरह से एक मत से निर्णय नहीं दे सकते तो फिर बहुत दिक्कतें होंगी इस तरह के निर्णय में। अब बात करते हैं कि इस निर्णय के क्या मायने हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि भारत में जो जातिगत आधार है वह इतना विषम, इतना व्यापक है कि जब तक आरक्षण रहेगा ये जातिगत संरचना कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसके लिए चाहे जो भी प्रयास किए जाएं, चाहे जितनी प्रगतिशीलता की बातें की जाएं, लेकिन शायद ये कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। अब अगर आप ये कहें कि आरक्षण ख़त्म कर दिया जाए तो जातिगत ढांचा ख़त्म हो जाएगा या जाति का विभाजन है ख़त्म हो जाएगा, शायद ऐसा भी नहीं हो पाएगा तुरंत। लेकिन हाँ, ये उसकी दिशा में एक कदम अवश्य होगा और हमें कभी न कभी ये करना ही पड़ेगा। जिस समय संविधान लागू किया गया, उस समय ये व्यवस्था जिस समय आरक्षण की जा रही थी, स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका विरोध किया था। कहा जा सकता है कि वो दलितों के मसीहा थे। आज भी उनको मसीहा की तरह माना जाता है। उनके मंदिर हैं, उनकी मूर्तियां हैं, वो पूरी भारत की जनसंख्या के पूजनीय हैं। उनके जो विचार थे, उन्होंने संविधान निर्माता के रूप में और अन्यथा भी जो अपने विचार व्यक्त किए, वो महात्मा, तथाकथित महात्मा गांधी और नेहरू से कहीं उच्च थे। इसलिए उनकी बातों की प्रासंगिकता को हमें ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि ये एक बैसाखी है और इस बैसाखी के सहारे इन जातियों का उत्थान नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमें इसे बहुत सीमित अवधि के लिए रखना चाहिए और प्रारंभिक अवस्था में इसे 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था। लेकिन कोई भी सरकार
इसे हटाने का साहस नहीं कर सकी। और आज जब संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हो गए हैं, तो भी ये व्यवस्था चल रही है। क्या समझा जाए कि व्यवस्था फेल हो गई है? जिन लोगों के लिए व्यवस्था बनाई गई थी उनका उत्थान नहीं हो पाया है, या ये व्यवस्था ठीक से लागू नहीं की गई? ऐसा नहीं कि इससे फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ और बार बार फ़ायदा हुआ, वो लगातार इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितने आईएएस ऑफिसर हैं जो सिविल सर्विसेज के हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस वगैरह। आईएएस की अगर हम जिक्र करें तो कितने ऐसे आईएएस हुए हैं जो कैबिनेट रैंक तक पहुँचे और कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में, अन्य रूप में उन्होंने सेवा की, और अपने सेवानिवृत्त होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद भी उनको बहुत अच्छे पद मिले। कई ऐसे नेता राजनीतिक दलों में शामिल हो गए और मंत्री रहे, अच्छे अच्छे पदों पर रहे। बहुत से लोग रिटायरमेंट के बाद गवर्नर हुए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हुए, और इसके बाद भी इस आरक्षण का मोह और उस आरक्षण की वकालत उनकी तरफ से बंद नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि जो मंत्री हैं, राज्यपाल हैं, और जो तमाम ऐसे पदों पर रहे लोग हैं, उनके बच्चों को भी आरक्षण मिलता है। और उन्होंने कभी स्वयं ये नहीं कहा कि उन्हें अब ये आरक्षण नहीं चाहिए, क्योंकि जो आरक्षण की स्पिरिट थी वो लाभ उनको मिल चुका है और उस सीमा रेखा से ऊपर उठ चुके हैं जहां पर इस आरक्षण की सीमा रेखा को समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं किसी भी प्रदेश में ऐसे अधिकारी आपको मिलेंगे जो बड़े ऊंची पदों से न्यायाधीश होंगे, लेकिन उनको इस मोह से कभी छुटकारा नहीं मिल पाया, और वो आज भी अपने बच्चों के लिए उसी आरक्षण की वकालत करते हैं और उसी आरक्षण का फ़ायदा लेकर उनके बच्चे आगे भी बढ़ रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। और आज अगर आप देखें, इतने दिनों बाद जो इन जातियों के, चाहे वो अनुसूचित जातियाँ हों, अनुसूचित जनजातियाँ हों, उसमें जिन परिवारों ने इसका फ़ायदा उठाया है, काफ़ी फ़ायदा उठाया है, और वही उठाते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि इन जातियों से सारे लोगों को फ़ायदा मिल चुका है। बहुत से लोग हैं जो आज भी गांव में खेती किसानी का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, उनको ये मालूम भी नहीं कि उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, उनके लिए क्या कुछ बनाया गया है। तो ये जो आर्थिक आधार पर आरक्षण 10% दिया गया है, ओवर एंड अबव जो ये व्यवस्था की थी जातिगत आधार पर, क्या ये आर्थिक आधार इन जातियों के आरक्षण में नहीं लगाया जा सकता? जो पैमाना, आर्थिक आधार का पैमाना सामान्य वर्ग के लिए तय किया गया है और वो 10% ही है। अगर इसी तरह का पैमाना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग में लागू कर दिया जाए तो हमें लगता है कि जो आरक्षण की जो स्पिरिट है, जो भावना थी, मूल भावना थी, उसको बहुत जल्दी पूरा किया जा सकता है। जिस समय ये आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई, अनुसूचित जाति के लिए 15%, जनजाति के लिए 7.5%, तो कुल मिलाकर ये 22.5% की व्यवस्था थी। बाद में बीपी सिंह के समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट आनन फानन में लागू कर दी गई और 27% का आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रस्तावित कर दिया गया, दे दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि इस समय लगभग 50% आरक्षण है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर आरक्षण की सीमा 50% से अधिक है। अब आते हैं इस आर्थिक आधार के आरक्षण पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले जब इसे लागू किया तो सामान्यतः सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सारे राजनीतिक दल हैं, उन्होंने इसका समर्थन किया था, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया था। लेकिन इसके लागू हो जाने के बाद बहुत सारे लोग इसके विरोध में भी आ गए और इस समय सर्वोच्च न्यायालय में 40 से भी अधिक याचिकाएं पेंडिंग थी जिन पर यह फैसला आया हुआ है और लोग इसे अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। जो हमारी न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर पहुंचने के बाद भी उसमें कहीं समानता नहीं है। अलग अलग जज अलग अलग तरह से सोचते हैं, ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन वो अलग अलग तरह से निर्णय देते हैं। उनके लिए जो संविधान का विश्लेषण है, संविधान
की जो व्याख्या है वो अलग है, कुछ लोगों के लिए अलग है, ये नहीं होना चाहिए। और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के इस तरह के फैसलों में अक्सर विवाद भी बनते रहते हैं। और जो निवर्तमान न्यायाधीश हैं यू ललित, उन्होंने भी कुछ फैसलों में जाते जाते भी इस तरह के विवाद खड़े किए। अगर हम सिर्फ आरक्षण तक अपनी इस बात को सीमित रखें तो जब तक आरक्षण रहेगा जातिगत ढांचा कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। और आज भी वो चाहे उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, चाहे वो सेवानिवृत्त अधिकारी हों या कार्यरत अधिकारी हों, मेरी जिस किसी से भी बात होती आज भी वो सामाजिक भागीदारी और इस सब पर बहुत अच्छा खासा लेक्चर देते हैं। यानी जो ये लालच है आरक्षण का, ये शायद आज के युवा वर्ग भले ही ना करें, लेकिन जो उसका लाभ ले चुके हैं और उसके लाभ से कई सरकारी नौकरियों में, कई विभागों में, आंतरिक पदोन्नतियों में भी आरक्षण लागू है। आप सोच सकते हैं कि ऐसे समाज का कैसे भला होगा और भारत कब और कैसे विश्वगुरु बनेगा। हाँ, आरक्षण ने एक काम जो किया है बहुत अच्छा, वह काम यह है कि आरक्षण अगर नहीं होता तो शायद हिंदुओं में धर्मांतरण की गति बहुत तेज होती। आरक्षण ही एक ऐसी जड़ी बूटी रही है जिसकी वजह से जो धर्मांतरण हुआ है, यानी हिंदुओं से इस्लाम का कन्वर्जन, हिंदुओं से क्रिश्चियन होने का कन्वर्जन, इसमें थोड़ा सा कमी रही है। आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया है मोदी ने, उसके पहले पता नहीं और सरकारों ने क्यों नहीं सोचा, उसकी बहुत सख्त आवश्यकता थी और ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। मैंने उत्तर प्रदेश के ज़िलों में अपनी पोस्टिंग के दौरान देखा कि जो उच्च वर्ग की तथा कथित कुलीन वर्ग की जातियाँ मानी जाती हैं, उनके यहाँ इतनी समस्याएं हैं, आर्थिक आधार की इतनी समस्याएं हैं कि बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ भरपेट भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन अब वो उच्च जातियों में पैदा हुए हैं। ये उनका दुर्भाग्य है या सौभाग्य, तो मुझे नहीं समझ में आता क्या कहा जाए। लेकिन इस वजह से जो सामाजिक लाभ है, जो आरक्षण का लाभ है, जो शिक्षा और तमाम अन्य क्षेत्रों में जो आरक्षण की व्यवस्थाएं हैं, उसके कारण वो मुख्यधारा में भी नहीं शामिल हो पा रहे हैं। इनकी हालत बहुत ख़राब है। और इस 10% आरक्षण से ऐसा नहीं कि कोई उनका बहुत आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है, कोई बहुत भला हुआ जा रहा है, लेकिन हाँ, इसने कुछ तो ऐसी राह दिखाई है जिससे एक आशा की किरण उनको जगी है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी हालत वाकई बहुत ख़राब थी, उनको इस आरक्षण से लाभ हो सकता है, कुछ परिवार बच सकते हैं, कुछ पीढ़ियाँ बच सकती हैं। इसलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण ये उचित है। और मेरा सुझाव है कि यही आर्थिक आधार जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के आरक्षण है, उसके अंदर भी लागू किया जाए, ताकि इन जातियों के अंदर जो अत्यंत दयनीय अवस्था में लोग हैं उनको इस आरक्षण का लाभ मिल सके। अन्यथा जो आरक्षण है इसका भी एक तरीके से अपहरण कर लिया है एक अभिजात्य वर्ग ने इन जातियों के। तो इसलिए इसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है। पता नहीं कौन से राजनीतिक दल कब और कैसे इतना साहस दिखा पाएंगे कि इस आरक्षण में आमूलचूल बदलाव करें, ताकि वास्तव में भारत विश्वगुरु बनने की तरफ बढ़ सके। इस पे निश्चित रूप से समग्र रूप में विचार किया जाना चाहिए कि कैसे इसको संशोधित किया जाए, ताकि आरक्षण का फ़ायदा उन ज़रूरतमंद लोगों को मिले जिनकी इन्हें सबसे अधिक आवश्यकता है। नमस्ते, फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी।